आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के अपने हम मनसब मार्क कार्नी के साथ दो तरफा बातचीत की और हाई कमिश्नरों को बहाल करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी से निपटने समेत मुख्तलिफ मामलात पर आलमी रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें की हैं। वजीर आजम ने कनाडा के शहर कैनानास्किस में G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ की तशवीश और उमंगों को उजागर किया और आबोहवा की तब्दीली, तवानाई की यकीनी फराहमी, तकनीक और क़याम अमन के बारे में इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान लड़ाई का आज छठा दिन है और दोनों ही ने एक दूसरे पर फिर से हमले किए हैं। तेहरान में ईरान के रहबर आला के करीबी मुशीर अली शादमानी मारे गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मेघालय, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और तीरंदाजी में सिंगापुर में एशियाई कप के दूसरे मरहले में भारत को 2 तमगे मिलना तय है। भारत के तीरंदाज मर्दों और खवातीन दोनों जुमरों के इनफरादी फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इस्तेहकाम बहाल करने की खातिर समझबूझ के साथ इक़दामात करने से इत्तेफाक किया है। इसका आगाज हाई कमिश्नरों की जल्द बहाली से होगा। कैनानास्किस में G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों रहनुमाओं की 2 तरफा बातचीत के बाद यह फैसला किया गया। 2 तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के बाहमी ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं और दोनों मुल्कों को जमहूरियत के साथ साथ इंसानियत को भी मुस्तहकम बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। जनाब मोदी ने कहा कि कनाडा की कई कंपनियों ने भारत में सरमायाकारी की है और इसी तरह भारतीय कंपनियों ने भी किया है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत कनाडा ताल्लुकात को आगे ले जाने के मुतमन्नी हैं। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। कनाडा के वजीर आजम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में बाकायदगी से भारत की शिरकत से भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अहमियत की अक्कासी होती है। Coming to the G7, I believe, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against terrorism, and the work that we can do together. बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि बाहमी बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship, restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. The 2 Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity. All of them intended to bring greater momentum to the relationship. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको और जनूबी कोरिया समेत दीगर रहनुमाओं के साथ भी 2 तरफा बातचीत की। जनाब मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अहम शोबों में बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों के साथ भी बातचीत की। बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर के साथ बातचीत के बाद जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं और तिजारत और कॉमर्स जैसे शोबों में पेशरफ्त से इसकी अक्कासी होती है।
जनाब मोदी ने जापान के वजीर आजम शिंगरो इशाबा के साथ भी तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा G7 राब्ता सरबरा मीटिंग के मौके पर जनाब मोदी ने जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और ब्राजील के सदर लूला डे सिल्वा के साथ भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि कम खर्च, काबिल भरोसा और पायदार तवानाई को यकीनी बनाना भारत की तरजीह है। कनाडा के शहर कैनानास्किस में G7 की 51वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि AI अपने आप में तवानाई की सरगर्मी वाली तकनीक है। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई तकनीक के सरकर्दा रोल वाले मुआशरे की तवानाई की जरूरियात पायदार अंदाज से पूरी करने का रास्ता है। जनाब मोदी ने ग्लोबल साउथ की तशवीश और तरजीहात पर तवज्जो देने की अपील करते हुए कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज आलमी सतह पर लाने को अपनी जिम्मेदारी समझा है। जनाब मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। वजीर आजम ने एक पायदार और माहौलियात के लिए साजगार वसीले के जरिए सभी के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी की जरूरत भी उजागर की और इस मकसद के हुसूल के लिए बैनुल-अक़वामी शमसी, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे भारत के इक़दामात का तज़किरा किया। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लगातार 6ठी मरतबा G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ का इयादा किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने के लिए रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दामात करने और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने टेक्नोलॉजी के जमहूरी इस्तेमाल के ताल्लुक से भारत के तजर्बे को भी उजागर किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक तशवीशात को हल करने की गरज से आलमी हुक्मरानी के मामलात से निमटने और इस शोबे में इख्तरा को फरोग देने पर जोर दिया। आकाशवाणी दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। कनाडा का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में क्रोएशिया रवाना हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के तारीखी दौरे पर आज दोपहर को ज़ग़रेब पहुंचेंगे। उनका यह दौरा भारत और वस्ती और जनूबी मशरक़ी यूरोपीय मुल्क के साथ आला सतह के राब्तों की अक्कासी करता है। किसी भी भारतीय वजीर आजम का क्रोएशिया का यह पहला दौरा है। जनाब मोदी क्रोएशिया के अपने हम मनसब के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। इसके बाद मुख्तलिफ शोबों में 4 समझौतों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को क्रोएशिया के सदर से भी मुलाकात करेंगे। अब हम अपने नामानिगार संजीव सिंह से सीधे बात करते हैं, जो वजीर आजम के दौरे की खबरें देने के लिए ज़ग़रेब में मौजूद हैं। जी संजीव, बताइए वजीर आजम। जी सबाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर क्रोएशिया की राजधानी ज़ग़रेब पहुंचेंगे और ये उनका ऐतिहासिक दौरा है क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया में ये पहला दौरा होगा। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच उनका स्वागत करेंगे। सबाना, मैं आपको बता दूं, जो ज़ग़रेब में भारतीय प्रवासी हैं और जो क्रोएशियाई मित्र हैं भारत के, वो सब बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और उनको एक सेरेमोनियल रिसेप्शन भी यहाँ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने समकक्ष जो प्रधानमंत्री प्लेनकोविच हैं उनके साथ प्रतिनिधि मंडल की बातचीत करेंगे, जिसके बाद विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। सबाना, जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको भी 2030 तक बढ़ाने का जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है। साथ ही यहाँ ज़ग़रेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर को जारी रखने से जुड़ा समझौता भी होने की संभावना है। जी संजीव, शुक्रिया संजीव। जो क्रोएशिया है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि भारत चाहता है कि इस साल के अंत तक यूरोपीय संघ के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाए। जी संजीव, शुक्रिया संजीव इस अहम जानकारी के लिए। और ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
اسرائیل کی فوج نے زمانہ جنگ کے چیف آف اسٹاف اور ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے قریبی صلاحکار علی شادمانی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ وہ تہران میں ایک کمان مرکز پر فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ شادمانی نے جمعے کو اسرائیل کے حملہ شروع ہونے کے دوران اپنے پیشرو کی ہلاکت کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ادھر ایران کی سائبر سیکیورٹی کمان نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے وسیع پیمانے پر سائبر جنگ چھیڑ دی ہے۔ ایران کی سرکاری کنٹرول والی IRIB خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس کی وجہ سے ضروری خدمات میں خلل پڑ گیا ہے۔ ادھر کینیڈا میں G7 سربراہ کانفرنس میں ایک اجتماعی اپیل جاری کی گئی ہے جس میں غزہ میں جنگ بندی سمیت پورے مغربی ایشیا میں مخاصمت اور لڑائی ختم کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ البتہ G7 نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوئی براہ راست اپیل نہیں کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ کارروائی سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل نے تال میل کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے ایران میں کئی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے ایٹمی مذاکرات کے معاملے پر سخت گیر موقف اختیار کر رکھا ہے۔ کچھ ذرائع نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی کسی طرح کے سمجھوتے پر غور کر سکتا ہے۔ تہران میں بھارتی طلبہ کو سلامتی کی وجوہات سے شہر سے باہر منتقل کیا گیا ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ وزارت خارجہ نے دیگر لوگوں کو بھی یہ صلاح دی ہے کہ وہ شہر سے باہر آ جائیں۔ ووٹنگ کے عمل میں ایک بنیادی تبدیلی کی شروعات کرتے ہوئے بہار ریاستی انتخابی کمیشن نے اینڈرائیڈ پر مبنی موبائل کا استعمال کرتے ہوئے ای ووٹنگ نظام کا آغاز کیا ہے۔ بہار ووٹنگ کے عمل میں انقلابی تبدیلی لانے والی ملک کی پہلی ریاست ہوگی۔ بھارتی موسمیات کے محکمے نے آج میگھالیہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں کہیں کہیں بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر بہار کے کچھ حصوں، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور شمال مشرقی ریاستوں میں بھی اگلے 2-3 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر قومی راجدھانی خطے میں کل شام بارش ہونے سے لوگوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی۔ قومی راجدھانی اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی سے لے کر اوسط بارش کا سلسلہ ہفتے کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزیر مملکت محترمہ انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے ذریعے ایک ڈیجیٹل صحت ایکو نظام قائم کرنے کی طرف گامزن ہے۔ آکاشوانی خبروں کے شعبے کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انوپریا پٹیل نے کہا کہ اب تک 77 کروڑ افراد کو آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ یا آبھا IDs دی جا چکی ہیں۔ سنگاپور میں تیر اندازی کے ایشیائی کپ کے دوسرے مرحلے میں بھارت کے جونیئر کمپاؤنڈ تیر اندازوں کا غلبہ جاری ہے اور وہ مردوں اور خواتین دونوں زمروں کے انفرادی مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مردوں کے زمرے میں سرکردہ کھلاڑی کشال دلال نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کے ہیمو بچھڑ کو 143 کے مقابلے 147 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ خواتین کے انفرادی کمپاؤنڈ زمرے میں بھارت کو سونے اور چاندی کا تمغہ ملنا طے ہے کیونکہ فائنل میں دونوں ہی کھلاڑی بھارت کی ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے کینیڈا پہنچنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے شاندار استقبال کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے بھارت کو ایک بڑی اقتصادی طاقت قرار دیا۔ روزنامہ انقلاب اور روزنامہ راشٹریہ سہارا نے گروپ 7 سربراہ کانفرنس سے متعلق خبر کو صفحہ اول پر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ انقلاب کی سرخی ہے، G7 کے رہنما اسرائیل کی حمایت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے پر متفق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار۔ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں ایران سے ہندوستانی شہریوں کے انخلا کا عمل شروع کیے جانے کی خبر کو اخباروں نے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے، وزارت خارجہ نے کنٹرول روم قائم کیے، تہران میں موجود طلبہ کو سفارت خانے کی مدد سے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا کے اپنے ہم منصب مارک کیرنی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی اور ہائی کمشنروں کو بحال کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی سے نمٹنے سمیت مختلف معاملات پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کی ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कनाडा के शहर कैनानास्किस में G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ की तशवीश और उमंगों को उजागर किया और आबोहवा की तब्दीली, तवानाई की यकीनी फराहमी, तकनीक और क़याम अमन के बारे में इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान लड़ाई का आज छठा दिन है और दोनों ही ने एक दूसरे पर फिर से हमले किए हैं। तेहरान में ईरान के रहबरे आला के करीबी मुशीर अली शादमानी मारे गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मेघालय, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।